नमस्कार। भारत की जो आर्थिक कहानी है ना, वो कई सारे दिलचस्प मोड़ों से गुजरी है। तो आज हम उन्हीं औद्योगिक नीतियों की कहानी को समझेंगे जिन्होंने, आप सोचिए, आज़ादी के बाद से लेकर आज तक हमारे देश के पूरे इंडस्ट्रियल नक्शे को ही बदल कर रख दिया। तो एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि आखिर भारत, जो कभी एक नियोजित मतलब एक तरह से बंद अर्थव्यवस्था थी, वो आज एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर कैसे बन गया। इसका जवाब छुपा है उन ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियल पॉलिसीज की सीरीज में जिनकी कहानी हम आज देखने वाले हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है ठीक आज़ादी के बाद। सोचिए, एक नया नया देश है जिसे अपने पैरों पर खड़ा होना है। ये वो दौर था जब भारत अपने इंडस्ट्रियल फ्यूचर की पहली ईंट रख रहा था। ये तय कर रहा था कि आखिर उसकी आर्थिक पहचान क्या होगी। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ये समझ लेते हैं कि ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी आखिर है क्या। देखिए, आसान भाषा में ये किसी भी सरकार का एक तरह का रोड मैप होता है जो ये तय करता है कि देश में इंडस्ट्रीज किस दिशा में बढ़ेंगी और कैसे बढ़ेंगी। आज़ादी के ठीक बाद भारत ने बहुत तेजी से कदम उठाए। सबसे पहले 1948 में आया पहला इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। लेकिन जो असली गेम चेंजर था ना, वो था 1956 का रेजोल्यूशन। इसी ने आने वाले कई दशकों के लिए भारत की औद्योगिक तकदीर लिख दी थी। 1948 की जो पॉलिसी थी वो अपने आप में हिस्टोरिक थी। इसे उस समय के इंडस्ट्री मिनिस्टर श्री एसपी मुखर्जी ने अनाउंस किया था और इसी पॉलिसी ने मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट पेश किया। मतलब ये कि देश के विकास की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं होगी, बल्कि पब्लिक यानी सरकारी सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर उठाएंगे। और अब आते हैं 1956 के इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन पर। देखिए, इसका महत्व इतना इतना ज्यादा था कि इसे भारत का आर्थिक संविधान यानी द इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तक कहा गया। आप बस इसी एक लाइन से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका इम्पैक्ट कितना गहरा रहा होगा। 1956 की पॉलिसी का जो सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा था वो था इंडस्ट्रीज का ये बंटवारा। 3 लिस्ट बनाई गई। शेड्यूल ए में 17 सबसे जरूरी इंडस्ट्रीज थीं, जैसे डिफेंस, रेलवे, ये पूरी तरह से सरकार के हाथ में थीं। फिर शेड्यूल बी में 12 इंडस्ट्रीज थीं जिसमें सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम कर सकते थे, और बाकी बची हुई सारी इंडस्ट्रीज को शेड्यूल सी में डालकर प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया गया। तो ये एक तरह से कंट्रोल और ग्रोथ के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश थी। तो इन शुरुआती पॉलिसीज ने नींव तो बहुत अच्छी रखी, लेकिन जल्दी ही एक नए दौर की शुरुआत हुई जिसे हम सब लाइसेंस राज के नाम से जानते हैं। ये एक ऐसा फेज था जिसमें ग्रोथ तो हुई, पर साथ में कुछ ऐसी चुनौतियां भी आईं जिनसे ये साफ हो गया कि अब बदलाव जरूरी है। तो आखिर प्रॉब्लम क्या थी, दिक्कत कहाँ आ रही थी? देखिए, ये बात सब कुछ साफ कर देती है कि 1990 तक ये जो लाइसेंसिंग की पॉलिसी थी ना, वो इंडस्ट्रियल सिस्टम की सबसे बड़ी कमी, सबसे बड़ी रुकावट बन चुकी थी। और इस सिस्टम का असर बहुत बुरा हुआ। सोचिए, एक नया उद्योग लगाना हो या अपनी ही फैक्ट्री को थोड़ा बड़ा करना हो, हर छोटे बड़े काम के लिए सरकारी लाइसेंस चाहिए था। इससे क्या हुआ? एक तो मॉडर्नाइजेशन रुक गया, इंडस्ट्रीज पिछड़ गईं। दूसरा, इसका बहुत गलत इस्तेमाल हुआ। और नतीजा ये हुआ कि हमारी भारतीय कंपनियां दुनिया के मुकाबले में पीछे रह गईं। और फिर आया वो ऐतिहासिक मोड़ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं 1991 की और उसकी नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी की, जिसने सही मायनों में भारतीय अर्थव्यवस्था की बेड़ियों को खोल दिया। ये साल 1991, इसे इंडियन इकोनॉमिक हिस्ट्री में हमेशा याद रखा जाएगा। ये एक नए दौर की शुरुआत थी जिसे हम सब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन यानी एलपीजी रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं। बदलाव कितना बड़ा था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए। 1991 से पहले लगभग हर इंडस्ट्री के लिए लाइसेंस लेना जरूरी था, और 1991 के बाद ज्यादातर इंडस्ट्रीज के लिए लाइसेंस की जरूरत ही खत्म कर दी गई। तो सवाल ये है कि आज की क्या सिचुएशन है। देखिए, आज लाइसेंसिंग एक नियम नहीं बल्कि एक एक्सेप्शन है। यह सिर्फ 5 बहुत ही सेंसिटिव इंडस्ट्रीज के लिए जरूरी है, जैसे कि शराब, सिगरेट, खतरनाक केमिकल्स, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव्स और एरोस्पेस और डिफेंस इक्विपमेंट। बस। ठीक है, 1991 में इकोनॉमी तो खुल गई, पर अब इस नई खुली हुई इकोनॉमी को चलाने के लिए नए कानूनों की, एक नए फ्रेमवर्क की भी तो जरूरत थी। तो चलिए अब जरा देखते हैं कि आज के मॉडर्न कॉरपोरेट इंडिया को कौन से कानून चलाते हैं। इस दिशा में 2013 का कंपनीज एक्ट एक बहुत बड़ा कदम था।
इसने बिजनेस करना आसान बनाने के लिए कई नई चीजें शुरू की, जैसे कि 1 पर्सन कंपनी का कॉन्सेप्ट, मतलब अब एक अकेला इंसान भी अपनी कंपनी बना सकता है, या फिर डोरमेंट कंपनी, जिसे आप भविष्य के किसी प्रोजेक्ट के लिए या कोई एसेट होल्ड करने के लिए बनाकर रख सकते हैं। अब ये नंबर देखिए, 2%। आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ये नंबर बहुत बहुत जरूरी है। इसका सीधा कनेक्शन है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी CSR से। इसी कंपनीज एक्ट 2013 ने CSR को मैंडेटरी यानी अनिवार्य बना दिया। इसका मतलब यह है कि जो बड़ी कंपनियां हैं उन्हें अपने पिछले 3 साल के एवरेज नेट प्रॉफिट का कम से कम 2% सामाजिक कामों और डेवलपमेंट पर खर्च करना ही होगा। ये एक तरह से बिजनेस को समाज के प्रति और जिम्मेदार बनाने का तरीका है। तो सवाल ये भी उठता है कि हम आज इंडस्ट्रियल ग्रोथ को मापते कैसे हैं? इसके लिए एक बहुत जरूरी इंडिकेटर है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन या IIP। ये हमें शॉर्ट टर्म में बताता है कि अलग-अलग इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन कितना घटा या बढ़ा है, और इसका जो बेस ईयर है वो है 2011-12। तो चलिए इस पूरी चर्चा के जो की पॉइंट्स हैं उन्हें फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट आया IPR 1948 से। IPR 1956 को इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा गया। 1991 से पहले के दौर को हम लाइसेंस राज कहते हैं। 1991 की नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी ने उदारीकरण की शुरुआत की। CSR के तहत 2% प्रॉफिट खर्च करना जरूरी है, और कंपनीज एक्ट 2013 ने 1% कंपनी जैसी नई चीजें शुरू की। और हाँ, IIP का बेस ईयर है 2011-2012। पहला सवाल, किस पॉलिसी को भारत का आर्थिक संविधान कहते हैं? बिल्कुल सही, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। अगला, 1948 में आजाद भारत की पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी किसने अनाउंस की थी? ये थे उस वक्त के इंडस्ट्री मिनिस्टर श्री SP मुखर्जी। IPR 1956 में शेड्यूल A में कितनी इंडस्ट्रीज थीं जो सिर्फ सरकार के लिए थीं? याद रखिएगा, 17 इंडस्ट्रीज। 1991 की नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी का मेन मकसद क्या था? इसका सबसे बड़ा मकसद था इकोनॉमी को सरकारी कंट्रोल से मुक्त करना और कंपटीशन को बढ़ाना। क्या आज ऑटोमोबाइल यानी गाड़ियां बनाने के लिए लाइसेंस चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। 1991 के बाद से इसकी जरूरत खत्म हो गई। उन 5 इंडस्ट्रीज में से कोई एक बताइए जिसमें आज भी लाइसेंस लेना जरूरी है। कोई भी एक, जैसे कि डिफेंस इक्विपमेंट या इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स। 1% कंपनी का कॉन्सेप्ट किस एक्ट से आया? ये आया था कंपनीज एक्ट 2013 से। CSR एक्टिविटीज के लिए प्रॉफिट का कितना % खर्च करना जरूरी है? कम से कम 2%, पिछले 3 साल के एवरेज नेट प्रॉफिट का। भविष्य के किसी प्रोजेक्ट के लिए बनाई गई कंपनी को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं डोरमेंट कंपनी या निष्क्रिय कंपनी। और आखिरी सवाल, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP क्या मापता है? ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन में होने वाले शॉर्ट टर्म बदलावों को मापता है। आपको बता दें कि यह शैक्षिक विश्लेषण लॉजिक लैडर इंस्टीट्यूट द्वारा गर्व से प्रायोजित है। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप आगे और क्या जानना चाहेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।